नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, कहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर को जैसे तैसे रुकवाया जाए। इसीलिए सोमवार को वो बैठक होने वाली थी दोनों के बीच में, जो इस्तांबुल में हुई। हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले जेलेंस्की ने जो हमला करवाया है रूस पर, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। बिल्कुल बरोबर कहा अंजू जी। आपको मालूम है कि कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो 24 घंटे में वो सीज फायर करा देंगे रूस और यूक्रेन के बीच में। अब आप देखिए कि इस दौरान पीस टॉक हो रही है और इनकन्क्लूसिव साबित हुई है, उसी के दौरान उन्होंने रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक करा। जेलेंस्की ने जेलेंस्की ने एक तरह से तमाचा मारा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। एक तरह से अपनी बेइज्जती का बदला लिया है कि उनको बुला के व्हाइट हाउस में बुला के उनको मीडिया के सामने डांटा था उन्होंने। तो आज जेलेंस्की ने अपना बदला ले लिया। और एक तरह से आप ये देखिए, कल उन्होंने एक बार ट्वीट डाला कि मैंने व्हाइट हाउस को इन्फॉर्म किया है, फिर बाद में उसको चेंज किया गया। तो एक तरह से आप ये देखिए, जेलेंस्की एक तरह से शातिर जो बोलते हैं, वो एक तरह से शातिर निकला और डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ बना के उसने अपना बदला निकाल लिया। इसको बोलते हैं कि नहले पे दहला। पर उमेश जी, जो डोनाल्ड ट्रंप है, आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, उसका क्रेडिट लेने के लिए कितने परेशान थे कि उनका नाम आ जाए, भारत की तरफ से एक बार कह दिया जाए कि हाँ, सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुआ। और यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान से ये कह रहे थे कि बंद करवा देंगे युद्ध को, और जब बंद होने की कगार पर आ ही गया तो जेलेंस्की ने तो पंगा ले लिया पुतिन से। तो अब तो जेलेंस्की को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जोरदार हमला तो रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा रूस। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते थे। बट हमारे जयशंकर साहब ने बोल दिया था कि अमेरिका वॉज इन अमेरिका, और उन्होंने क्लियर कर दिया कि डीजीएमओ का फोन आया था 3:35 के दोपहर पे पाकिस्तान से, उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ है। तो एक तरह से क्लियर कर दिया। और रही बात जेलेंस्की की, उन्होंने तो ओपनली बोल दिया कि हमें और हथियार चाहिए, आप हमें और हथियार भेजिए और तभी हम युद्ध कर पाएंगे। एक तरह से आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बजा भी दी है और उससे और पैसे भी मांग रहा है। ये एक ऐसा धूर्त है जो मुझे समझ में नहीं आता है कि पूरे विश्व को ये बेवकूफ बनाता जा रहा है। इतने सारे, मतलब आप सोचिए, $500 बिलियन इसको मिल चुके हैं, इसकी कंट्री को, ये युद्ध करने के लिए। अब इसने पूरा तहस-नहस कर दिया है और रशिया के ऊपर अटैक भी किया है। और देखिए, एक तरह से मानना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को कि उसकी जो ये प्लानिंग है 18 महीने से चल रही थी, और जिस हिसाब से इसने अटैक करवाया है, रशिया के जो 40 से 41 एयरक्राफ्ट जो बॉम्बर है, जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकते थे, और तो उनके ऊपर डायरेक्ट हमला किया, एक तरह से रशिया की रीढ़ की हड्डी पे तोड़ दिया। अब ये रशिया इसका रिटेलिएशन करेगा। और अभी भी बात आई है, क्रेमलिन से रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि उन्होंने जेलेंस्की को ब्लेम किया है, उन्होंने जेलेंस्की को वॉर क्रिमिनल तक बोल दिया। जेलेंस्की को तो वैसे भी सर जोकर कहा ही जाता है कि वो क्या कर रहा है, अपने देश को पिछले 3.5-4 साल से युद्ध में धकेल के रखा है। नेटो कंट्रीज उसके पीछे जरूर खड़े हैं, लेकिन कर तो वही रहा है ना सब कुछ। तो अब तो अगर जो कुछ रूस की कार्रवाई होगी उसको भुगतना तो यूक्रेन के लोगों को ही पड़ेगा। आपकी बात बरोबर है कि इस आदमी को जितना ज्यादा एस्केलेट होता है उसको उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये क्यों पीस की बात करेगा? ये जानबूझ के सैबोटाज करेगा। और आपको ये भी मालूम है कि इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है यूके का। अब जब ट्रंप ने इसको डांट लगाई थी तो ये पहले रोने के लिए कीथ स्टार्मर के पास ही गया था यूके में। वहां पे भी $2-3 बिलियन ही लेके निकला। अब सोचिए उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप ने करा है। और आज भी आपको मालूम है, यूके ने बोल दिया है वी आर वॉर रेडी। तो एक तरह से ये लोग जो है रशिया को फोर्स कर रहे हैं कि वो रिटेलिएट करे, और रशिया रिटेलिएट करेगा भी। देखिए अंजू जी, रशिया की जो मिसाइल्स है वो इतनी एक्यूरेट है कि उसको कोई भी भेज नहीं सकता। उनकी जो ऑर्शनिक मिसाइल है वो तो उन्होंने तो बोल भी दिया कि 12 सेकंड में बर्लिन, 15 सेकंड में पेरिस, 17 सेकंड में
लंदन को हम उड़ा सकते हैं। और एक तरह से वहाँ पे यूरोप में अभी एक तरह से जो डर का माहौल बैठ गया है, क्योंकि पुतिन क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम। वो बहुत सारी बातें करते हैं और नया ही चाल खेलते हैं। तो यूरोप के जो दिन हैं वो बहुत खराब होने वाले हैं। और जिस हिसाब से मैं जो सुन रहा हूँ, अगर हो सका तो आज इसी हफ्ते में एक तरह से यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। बताया जाता है कि सुकोई 57 में उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल लोड कर ली है और एक तरह से वॉर रेडी हो रहे हैं, क्योंकि रशिया को एक तरह से जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में घुस के उन्होंने, मतलब आप सोचिए, कुछ हजारों ड्रोन्स, $1000 के ड्रोन्स हैं, उसके कारण उन्होंने रशिया के 3 से 4 बिलियन डॉलर के उन्होंने नुकसान कर दिया। तो समझ लीजिए 30-40 हजार करोड़ कोई कम अमाउंट नहीं होता है। और रशिया भी वैसे ही करेगा कि वो भी यूक्रेन को एक तरह से मजाक चखाएगा, ये मेरा मानना है। पर सर, जेलेंस्की या यूक्रेन क्या अपने दम पर इतने बड़े हमले को अंजाम दे सकता था? इसके पीछे तो बाकी नेटो के देश भी होंगे जो चाहते हैं कि कहीं समझौता ना हो दोनों के बीच में, या जेलेंस्की को लगता है कि पैसा मिल रहा है तो लड़ाई जारी रहे? दोनों हैं। आप ये देखिए कि ज़ेलेंस्की को पैसा भी मिल रहा है और आपने जिस हिसाब से देखा है कि ये जो ड्रोन की जो फुटेज आ रही थी, उसको यूक्रेन ने रिलीज़ किया है। तो कहीं न कहीं इसको जब ये ड्रोन हमला कर रहे थे, तो ये अपने आप को रिकॉर्ड भी कर रहे थे और लाइव फीड करके ये वो इमेजेस सैटेलाइट से अपलिंक करके वो यूक्रेन के सर्वर में भेज रहे थे। क्लियर कट है, ये नेटो का जो है, नेटो के सिस्टम से उन्होंने इनको इसको हेल्प की है। अब रशिया क्या है, रशिया ये देखना चाहेगा कि वो ये वॉर क्या यूक्रेन तक सीमित रखेगा या इसको एक्सपेंड करेगा, या उसको बर्लिन, ब्रसेल्स, लंदन और पेरिस पे हमला करेगा, देखने वाली बात है। और अब जो है ये जो 2-3 दिन हैं, एक तरह से दिस विल बी वेरी वेरी टेंस फॉर द वर्ल्ड। और पुतिन का आपको मालूम ही है, वो एक केजीबी ऑपरेटिव है और उसके दिस इज द मेजर डिफेंस फेलियर फॉर हिम। तो एक तरह से जहाँ पे भारत के अंदर जयचंद है, वैसे रशिया में भी जयचंद है। तो उन्होंने फैसिलिटेट किया है, सबकी बात आएगी। और रशियंस एक तरह से आपको मालूम भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 में वो बहुत ही गट्सी सोल्जर्स है, उन्होंने जर्मन्स को मात दी थी। अगर वर्ल्ड वॉर जीता था तो रशिया नहीं जीता था, अमेरिका तो फालतू का क्रेडिट ले रहा है। और इस बार भी रशियंस आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। वो एक तरह से अपने देश के, अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति के साथ है, प्रेसिडेंट के साथ है। तो आप ये देखेंगे कि पुतिन साहब कुछ ना कुछ करेंगे और वहाँ पे वो एक तरह से इस बार तो मजा चखाने वाले हैं ज़ेलेंस्की को। और ज़ेलेंस्की सुनने में आया कि वो बंकर में जाके छुप गया। बंकर में जाकर छिप गया। दूसरा ये कि जो इस्तांबुल में एक दिन पहले सोमवार को बातचीत हुई है, चलिए दोनों देशों के डेलीगेट्स वहां बैठे तो थे, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन तब भी खबरें आ रही थी कि जेलेंस्की ये मांग कर रहा है अमेरिका से कि अगर बात करने के लिए रूस नहीं सामने आता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। देखिए यही तो है ज़ेलेंस्की की चाल। तो जिस हिसाब से वो ट्रम्प को पप्पू बना रहा है, आप ये तो देखिए कि एक तरह से ट्रम्प से पूरा बदला निकाल रहा है। जो व्हाइट हाउस में जो ट्रम्प ने उसकी बेइज्जती की है, वो ट्रम्प को एक तरह से विश्व स्केल में एक जोकर जैसा साबित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। सब लोग समझ चुके हैं क्या हो रहा है और ट्रम्प पागल हो चुके हैं। ट्रम्प को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो बड़बोलेपन है, मैच्योरिटी उनकी लेवल खत्म हो चुकी है। जो प्रॉमिसिंग दिखाया है वो कुछ रहा नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ट्रम्प का मानसिक दिवालियापन यहाँ पे ज़ेलेंस्की एक्सपोज़ कर रहे हैं, परफेक्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान देखा कि चाइना ने ड्रोन भेजे पाकिस्तान के पास, और जो ड्रोन तुर्की से आए थे सर, वो भी तो बताया जाता है कि चाइनीज थे। उन पर ठप्पा जरूर वहां का लगा था, लेकिन वो भी चाइनीज थे। तो ऐसे में इतने सारे ड्रोन लेकर जो यूक्रेन ने हमला किया है रूस में 4000 किलोमीटर अंदर जाकर, वो आपको क्या लगता है, क्या वो यूके से आए थे? वो कौन कौन से नेटो देश हो सकते हैं जिन्होंने वो ड्रोन यूक्रेन को दिए, वो टेक्नोलॉजी दी, वो आइडिया दिया कि ऐसे किया जाए वैसे किया जाए? देखिए ये इसके अंदर क्लासिक सीआईए का मुझे लग रहा है, क्योंकि सीआईए के पास ही ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो एक तरह से इतने दूर ड्रोन भेज सकता है। 5 लोकेशन पे भेजे हैं उन्होंने, वहाँ पे ट्रक पे रखे थे और एक तरह से रिमोटली एक्टिवेट किया था। फिर इनको लो रेडार होने से ये रेडार में भी पकड़ में नहीं आए।
तो कहीं न कहीं इसमें मुझे लग रहा है ये अमेरिका का क्लासिक जो है, अमेरिका का जो सीआईए है, उसको मालूम था ये सब चीज़। मेरे हिसाब से शायद ट्रम्प को मालूम ही नहीं होगा। और जिस क्योंकि अमेरिका में ऐसा होता है कि ट्रम्प को सब बातें नहीं बताई जाती। अगर पूछते हैं तो बताते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लेयर्स हैं, आपको भी मालूम है 18 महीने से चल रहा है, तो बाइडेन के टाइम से चल रहा है ये। और ये सोचिए और कितने ड्रोन्स इनके पास रहेंगे यूक्रेन में और कितने ट्रक्स में रह सकते हैं। तो अभी तो रशिया में ट्रक्स की बहुत तरीके से जाँच हो रही होगी। अब देखने वाली बात है कि रशिया कैसे इसका जवाब देने वाला है। तो ये देखने वाली बात। पर उमेश जी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड दोनों यूरोप में हुए, और अब भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर हम खड़े हैं। और अगर बदला लेना होगा पुतिन को, तो फिर तो वो न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। 5,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन तो अकेले रूस के पास है इस वक्त। देखिए, रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा जो बोलते हैं, जो मेगाटन में होते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है कितना मेगाटन है, वो रूस के पास है। आपने बरोबर बोला 5,500 उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। और उन्होंने ये भी बोल दिया अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज कर लेंगे। तो एक तरह से जो मोदी जी ने ट्रम्प को बोला था, जैसे मोदी जी ने पुतिन को बोला था कि दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ वॉर, बट इस बार लग रहा है कि आप ये देखेंगे कि पुतिन एक तरह से ये जो मोदी जी की एडवाइस है उसको दरकिनार करके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी अपनाने जाएंगे, क्योंकि रशिया के अंदर एक होता है कि जब आप उनके क्रिटिकल एसेट्स पे हमला करते हो तो उनके अंदर डिफाइंड डॉक्ट्रिन है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हो, तो वो कर लेंगे मेरे हिसाब से। चांसेस है इस बार। तभी जेलेंस्की डरा हुआ इसीलिए रोक आ रहा है कि रोक लो इनको, अगर ये टॉक्स के लिए नहीं आते हैं तो फिर तो इन पे सैंक्शंस लगाए जाए। क्योंकि अच्छे तरीके से जेलेंस्की को पता है कि उसने, वो कहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते में अब हाथ डाल दिया है। देखिए, अल्टीमेटली तो ये यूक्रेन की जनता सफर करने वाली है। आपको मालूम है कि किस हिसाब से जो $350 बिलियन जो अमेरिका ने एड दिया था, ट्रम्प ने उसको डेप बना के अपना काम निकाल दिया। अब ट्रम्प सिर्फ एक लिप सर्विस कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। रशिया और यूक्रेन जाए भाड़ में, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये बेवकूफ जेलेंस्की के कारण आप ये देखेंगे कि पूरे यूक्रेन का तबाह हो चुके हैं। वहाँ पे छोटे बच्चे 14 साल के बच्चों को एक तरह से मिलिट्री में ज्वाइन करवा रहे हैं जबरदस्ती, और उनको फ्रंट पे भेजा जा रहा है। तो पूरा नेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो यूक्रेन की जो ह्यूमन कैपिटल है, जो जो उनके जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, वो ऑलरेडी वेस्ट में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। और यूक्रेन के अंदर तो लाइव डिस्प्ले हो गया है ऑफ रशियन एंड नेटो आर्म्स, दोनों अपना लाइव प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये एक तरह से बहुत ही गंभीर स्थिति है कि वी आर इन द ब्रिंक ऑफ WW3 भी हो सकता है। ये लॉन्च पैड है WW3 का। अब ये देखा जाएगा कि ये कैसे आगे बढ़ता है। वी हैव टू सी रशिया इसका स्कोप ऑफ द वॉर कितना बढ़ाता है। वी हैव टू सी दैट। पर आपको लगता है कि अमेरिका की जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसकी भी कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि अगर ये वॉर रुक जाता तो नुकसान तो उन्हीं लोगों को होगा ना जो यहाँ पर हथियार दे रहे हैं, जिनका धंधा चल रहा था यूक्रेन के साथ। तो आपको लगता है कि टॉक से पहले ये सब साजिश के तौर पर उन लोगों की तरफ से करवाया गया हो, जेलेंस्की को भड़काया गया हो? देखिए, ये मेरा ओपिनियन है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो ड्रोन है वो सैटेलाइट से लिंक्ड है, ठीक है। और और आज वर्ल्ड में 4 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास सैटेलाइट को शूट करने की टेक्नोलॉजी है। वो एक यूएस है, रशिया है, चाइना है, इंडिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि रशिया का रिटेलिएशन ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ सैटेलाइट्स को उड़ा दे। और आप ये भी देखिए कि इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है वो भी ऑपरेट करती है। तो उन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेट्स में उनको हेल्प किया, रोक सकता है। तो अब रशिया क्या करेगा, ये मेरा मानना है, शायद पॉसिबिलिटी है कि स्पेस एसेट्स को उड़ा दे। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ दिन पहले बोला था कि वो यूएस का आयरन डोम बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से $175 बिलियन की मांग की है उसको बनाने के लिए। तो ये एक तरह से बताएंगे कि रशिया हमारे स्पेस एसेट्स को अटैक कर सकता है, इसके लिए हमें ये चाहिए। तो जस्टिफाई करने के लिए भी ये शायद पॉसिबिलिटी है। और एक चीज है, आपको मालूम है कि अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री तभी चल सकती है जब कोई वॉर कंटिन्यूसली होता रहे।
और नहीं तो आप ये समझ लीजिए यूक्रेन की कोई औकात नहीं है वो रशिया के सामने 2 दिन भी ठहर सके। टोटली ओवरवेल्ड में रशिया चाहे तो कर सकता था, पर उसको धीरे-धीरे एक तरह से इसको वेपन्स देके रशिया को एक तरह से इकोनॉमिकली वीकर करने की साजिश कर रहा है वेस्ट। पर रशिया भी एक तरह से इसने अपना एडवांटेज में ले लिया है। उसने उसको एक वॉर डिफेंस इकोनॉमी जैसा वो बना चुके हैं, जिसमें उनकी जीडीपी का आज बताते हैं 10% आज वॉर के थ्रू आ रहा है। तो कहीं न कहीं एक तरह से मेरा मानना है कि रशिया स्टंट दिस जो वेस्ट ने जो उनके ऊपर चाल खेली है, उसको अपने एडवांटेज में ले चुके हैं। लेकिन जब ये बदला लिया जाएगा रूस की तरफ से, तो आपके हिसाब से वो बदला नाटो कंट्रीज के खिलाफ होगा या सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ होगा? मेरा ये मानना है कि अभी फिलहाल सिर्फ यूक्रेन के ऊपर ही रहेगा और जो खबर आ रही है कि अराउंड 100 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होने वाला है। अब ये कितने दिन चलेगा, कैसे होगा, उसके बाद नेटो की प्रतिक्रिया क्या होगी वो भी देखने की बात है। क्योंकि अगर नेटो पे अगर किसी भी देश पे एक बार हमला कर दिया, तो उनका आर्टिकल 5 ऑटोमैटिकली इन्वोक हो जाता है। तो उस समय नेटो को वॉर पे जाना पड़ेगा और रशिया भी नहीं चाहता कि वो कंबाइंड नेटो को साथ एक साथ ले। तो वो क्या करेगा मेरे हिसाब से, वो पहले यूक्रेन में बमबारी करेगा और उसने चालू भी कर दिया है। और उसने बता रहे हैं कि 6 या 7 बेसेस को उसने उड़ा दिया है। पर अब जो होगा कि उनके डायरेक्ट उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया जाएगा एन मास, मतलब बहुत ही एक ही साथ में किया जाएगा। वो देखने वाली बात है, उसको ही माना जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस आ रहे हैं कि बड़े-बड़े ट्रकों में बड़े-बड़े वॉर हेड्स को लादकर रशियन आर्मी जो है वो जा रही है बॉर्डर की तरफ, ये सब दिख रहा है। तो लग रहा है कि मतलब इस बार जो बदला लिया जाएगा उसमें कहीं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन ये सब कुछ अगर यूक्रेन और रूस के बीच होता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा उमेश जी? देखिए, भारत अपने आप को अलग ही रखने की कोशिश करेगा, पर इनडायरेक्टली वो रूस के साथ रहेगा और रूस से जो तेल मिलता है वो भारत लेता रहेगा। और आपको मालूम है रूस में भारत को S-500 और Su-57 बनाने की टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। और जिस हिसाब से अगर रूस 2-3 साल तक अगर वो वहाँ पे रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत में वेपन्स बनेंगे और वो रूस को एक्सपोर्ट हो। ये पॉसिबिलिटी लग रहा है। और इस वक्त ऐसा है कि विश्व पूछ रहा है भारत को आप किसके साथ हो, आप क्वाड में हो या ब्रिक्स में हो, ये डिसाइड करो। फ्रांस ने भी कल यही बात की थी, अमेरिका भी कल वही बात कर रहा है और कल रशिया के सर्गेई लावरोव ने भी यही बात की। अब यहाँ पे जयशंकर जी की डिप्लोमेसी काम आएगी, जिसमें वो एक तरह से सबको बात समझाएंगे कि हमें सबके साथ रहने की जरूरत नहीं है, हम जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हम वही करेंगे। क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है उमेश जी जो सभी देशों से बात कर रहा है। आप याद कीजिए वॉर के दौरान ही कीव गए थे हमारे प्रधानमंत्री, इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया था, पुतिन से मुलाकात की थी, वो भी चाह रहे थे कि दोनों देशों के बीच में सुलह हो जाए, लेकिन सुलह के हालात बनते नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि भारत के लिए भी जरूरी हो जाएगा किसी एक गुट में नजर आना, किसी एक के साथ नजर आना? देखिए, मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से भारत को क्लियर कट बोल देना चाहिए कि वो रूस के साथ है। रूस हमारा एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और बाकी कंट्रीज का इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, उनके स्ट्रेटेजिक काम यहाँ पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं भले आप कुछ भी लगाओ वो आना ही है। और भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आप ये देखिए ना, मोदी जी ने जिस चतुराई से ये युद्ध हम 4 दिन में बंद कर दिया, तब हम लोगों ने कितनी क्रिटिसाइज की थी, पर आज हमको समझ में आ रहा है कि कैसे उन्होंने चतुराई से रख के, उन्होंने जब देखा कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, इमीडिएटली उन्होंने बोल दिया कि अब कोई फायरिंग नहीं होगी। और इसमें एक और एक चीज क्योंकि मेरा मानना है कि भारतीय सरकार को हमारे जितने भी क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जैसे एयरपोर्ट्स भी है या कुछ भी है, वहाँ पे एक पेरीमीटर बनाना पड़ेगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो एक विशेष समुदाय की है, उनको हटाने की जरूरत है, वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो रोहिंग्या घुसपैठिए आकर भारत में बस जाते हैं, ये खास तौर पर आपने देखा होगा जम्मू में भी एक बार जब आतंकवादी हमला हुआ था एक मिलिट्री कैंप पर, तो उस वक्त भी आप देखिए वहां पर आसपास यही लोग बसे थे और तब ये कहा गया था कि इन्होंने मुखबिरी की थी, जासूसी की थी और आतंकवादियों को बताया था कि क्या मूवमेंट है सेना का। तो इस तरफ तो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से रूस में रह रहे जयचंदों ने
ये ड्रोन से हमला करवाया है, उसमें भारत में भी ये मांग उठ रही है कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भी जयचंदों की और जासूसों की कमी नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, हर दूसरे दिन एक नया जासूस पकड़ा जाता है। मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट जासूस पकड़े तो जा रहे हैं। पहले तो वो लोग एक तरह से घूम रहे थे, किसी को सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान नहीं पड़ता था। और सिंदूर के बाद एटलीस्ट ऐसा है कि ये लोग पकड़े जा रहे हैं। देश के अंदर कोई भी ओपनली शायद पाकिस्तान का नाम ले रहा नहीं है। और आप ये देख रहे हैं कि जैसे सर्वदलीय बैठक में भेजे हैं और किस हिसाब से शफी तरूर और तनीम ओवैसी जैसे दिग्गज नेताओं ने भाग लेके भारत के राष्ट्रीयता की बात की है। तो ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है और एक तरह से क्लियर मैसेज जा रहा है बॉलीवुड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भारत की तरफ से तो क्लियर मैसेज दुनिया को चला गया है, लेकिन रूस के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से ड्रोन के जरिए हमला किया गया है, उससे भारत को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और अब देखते हैं कि रूस किस तरह का बदला लेता है यूक्रेन से। बदले की कार्रवाई यूक्रेन तक सीमित रहती है, नाटो कंट्री भी उसके दायरे में आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। ये सारी चीजें अभी आने वाले एक हफ्ते के अंदर अनफोल्ड होंगी, लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।